नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तोष रावत और स्वागत है आप सभी का टीआर पॉडकास्ट के इस स्पोर्ट्स स्पेशल एपिसोड में। दोस्तों, जिस तरह इंजीनियरिंग, मेडिकल और एजुकेशन की एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री है, उसी तरह स्पोर्ट्स की भी एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री है। आप स्पोर्ट्स से सिर्फ अपने पैशन नहीं बल्कि पूरी लाइफ के लिए अपना करियर बना सकते हैं। बट हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस में इस तरह के एजुकेशन के लिए सब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको इस तरह के पॉडकास्ट देखने चाहिए जिसमें आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड सारे इंसाइट्स मिलेंगी। आज के हमारे गेस्ट हैं छत्तीसगढ़ रायगढ़ से DAA फुटबॉल एकेडमी एंड क्लब के ओनर एंड CEO मिस्टर दीपक गहलोत सर। दीपक सर ने अपने सालों के रिसर्च और एक्सपीरियंस को इस 1 घंटे के पॉडकास्ट में शेयर किया है। दोस्तों, इस एपिसोड को अपने भाई बहन, दोस्त और हर पेरेंट्स को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि स्पोर्ट्स को लेके एक नए पर्सपेक्टिव्स आपको जानने को मिलेंगे आज। तो देखिए, सीखिए, एंजॉय करिए इस पॉडकास्ट को। स्वागत है सर आपका तोष रावत पॉडकास्ट में। कैसे हो? एकदम बढ़िया, थैंक यू। और सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आपके साथ स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके साथ कुछ अच्छे डिस्कशंस कर पाऊँ। और इस पॉडकास्ट को जितने भी लोग सुनने वाले हैं उन्हें स्पोर्ट्स की प्रोफेशनल इंडस्ट्री के बारे में आज बहुत ही ज़्यादा कुछ नॉलेज मिलने वाली है। बट उस नॉलेज को लेने से पहले आई फील कि हमें आपके बारे में और आपके स्पोर्ट्स करियर और आपके लाइफ जर्नी के बारे में जानने की भी ज़रूरत है। सो इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम आपके लाइफ जर्नी से स्टार्ट करते हैं। सर, आपके इंट्रोडक्शन से बताइए। एक्चुअली लाइफ जर्नी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये समझिए कि मेरे फादर भी स्पोर्ट्स पर्सन थे, काफ़ी अच्छे थे। उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली स्पोर्ट्स में। लाइक आप ये मान सकते हैं कि जैसा मैंने सुना है, क्योंकि मैं तो काफ़ी छोटा था, मेरे और भी भाई बहन हैं जो मेरे से बड़े, तो मैंने जो उनको चाहने वाले लोग हैं जिन्हें उनको खेलते हुए देखा, उनसे सुना है कि उनको मेजर ध्यानचंद जी ने, हॉकी और फुटबॉल खेलते थे, तो मेजर ध्यानचंद जी ने जो है उनको अपॉर्चुनिटी दी थी इंडियन हॉकी टीम से खेलने की। तो उसके बाद अभी और भी हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी स्पोर्ट्स में ही हैं। भाई लोग हैं, हमारे भतीजे हैं, वो खेल ही रहे हैं अभी। तो ये हमारे ब्लड में है, समझिए, स्पोर्ट्स जो है। तो हमने अभी जैसा अभी मेरा चल रहा है, मैं एक फुटबॉल एकेडमी चला रहा हूँ, प्रोफेशनल फुटबॉल एकेडमी। क्या होता था कि पढ़ने लिखने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद आपको एक प्रोफेशन लेना रहता है। तो जब सारा जो परिवार है फुटबॉल से ही जुड़ा था या हॉकी से जुड़ा था, ओके। तो मेरा ये स्टार्टिंग से ही माइंडसेट हो गया था कि मुझे स्पोर्ट्स में ही आना है। ओके। एक्चुअली स्कूलिंग तो यही रायगढ़ से हुई है, प्राइमरी और मिडिल स्कूल हुआ यहीं से। उसके बाद कॉलेज भी मैंने स्टार्ट किया था, मगर मैंने कॉलेज बीच में ही ड्रॉप कर दिया। ओके। फर्स्ट ईयर के बाद मैंने फिर कॉलेज छोड़ दिया। मुझे लगा कि अगर मुझे प्रोफेशन जो अपना है स्पोर्ट्स बनाना है, तो मुझे उस तरफ ही जाना चाहिए। तो मैंने अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी। तो क्या होता है, एक स्पोर्ट्स पर्सन जो है, क्योंकि प्लेयर्स बहुत सारे हैं, तो मेरा स्टार्टिंग से यही माइंडसेट बना कि मुझे खेलना कम है और खिलाना ज़्यादा है। तो मुझे स्पोर्ट्स में माइंड से मैनेजमेंट की तरफ आना था। तो एक्चुअली इंडिया में बहुत उस समय मैंने 2017-18 के आसपास मैंने अपना डिप्लोमा किया फुटबॉल मैनेजमेंट के ऊपर। उस समय अपॉर्चुनिटीज़ इस तरीके की कम मिलती थी स्टडी की। तो ये समझिए कि हमने जो इंडिया के अंदर जो पढ़ाई की, तो वो फर्स्ट बेस्ट थी उसमें। मैंने ऐसे इंटरनेट सर्फिंग करता रहता था, तो मुझे उस पर थोड़ा सा वो चीज़ मिल गई। तो मैंने बॉम्बे से स्किल नेशन करके एक इंस्टीट्यूट है, तो उनके थ्रू 1 साल का कोर्स मैंने डिप्लोमा का किया। उसके बाद फिर 2016 में हमने DAA फुटबॉल एकेडमी एंड क्लब करके स्टार्ट किया है एक फुटबॉल एकेडमी को, और हम उसको प्रोफेशनल लेवल पे डेवलप कर रहे हैं। ओके। उसमें हमारे और भी जो हमारे सीनियर्स हैं, जो सुपर सीनियर्स हैं, एक है राजेंद्र दास जी हैं, वो साथ में हैं, और एक जिन्हें हम प्यार से सांकुदा बोलते हैं, क्योंकि ये नाम सुनेंगे लोग तो पहचान जाएंगे उनको।
अभिज्ञान गंगोपाध्याय उनका नाम है, वो है साथ में। तो हम इनके सपोर्ट से वो एकेडमी अभी स्टार्ट हुई है और सक्सेसफुली हम उसको काफ़ी डेवलप कर चुके हैं। और अभी वो सेंट जेवियर स्कूल के अंदर हम उस कैंपस को हमने ले लिया है और प्रॉपर एक प्रोफेशनल लेवल का ग्राउंड सेटअप करके हम वहाँ पे चला रहे हैं अभी। सर आपके एकेडमी के बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले ये पूछना चाहता हूँ सर कि हर एक भारतीय को और स्पेशली छोटे शहरों को लोगों को स्पोर्ट्स को एज ए प्रोफेशन इसके बारे में जानना चाहिए। एंड फुटबॉल में जितने फेडरेशंस के स्ट्रक्चर हैं लाइक फीफा, AFC एंड AIF, इसके बारे में आप थोड़ा सा इलेबोरेट करिए इस चीज़ को, ताकि ऑडियंस को अच्छे समझ में आए इस चीज़ के बारे में। मैं अपने लिए कहता हूँ, वो आपको कोई भी बहुत बड़ी बीमारी का नाम ले लीजिए जो आपके अंदर हो गई है, और जब आप दुनिया से जाएंगे तब वो चीज़ आपके साथ जाएगी। तो स्पोर्ट्स ऐसे ही है, जो एक बार इन्वॉल्व हो गए स्पोर्ट्स में, उसकी पूरी लाइफ में स्पोर्ट्स इफ़ेक्ट करता रहता है, भले वो ऑन ग्राउंड हो या ऑफ ग्राउंड हो, कहीं पे भी हो। तो हमारे साथ भी वैसा ही है। और अगर आप उस पैशन को प्रोफेशन में अगर लेके आ जाए तो आप अपनी लाइफ को डबल एंजॉय कर सकते हैं। और देखिए, ऑल ओवर ये है कि आपको सिक्योर लाइफ चाहिए, पैसे कमाने हैं, तो प्रोफेशनल फुटबॉल में या और कोई भी स्पोर्ट्स जो है प्रोफेशनल अगर आप रहते हैं उसमें, तो आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि अभी जिस तरीके से काम चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो स्पोर्ट्स एक अलग ही तरीके से डेवलप हो रहा है। और जैसे अगर स्पेशली फ़ुटबॉल का स्ट्रक्चर अगर आप समझना चाहते हैं, तो हमारी जो सबसे टॉप ऑर्गेनाइजेशन है वो है फीफा। और फीफा के अंदर अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उसके हिसाब से उन्हें एक कन्फेडरेशन बना के रखा है। जैसे आप यूरोप के साइड जाएंगे तो यूएफए है, और उस तरफ जो रोनाल्डो वगैरह खेलते थे। हमारी एशियन कंट्रीज़ के लिए AFC है, तो फीफा के बाद फिर AFC आ जाता है, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन करके। तो उसमें जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो उसके अंडर आ जाती हैं। और अगर हमारे भारत देश के लिए अगर आप समझना चाहते तो वो है AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। वो पूरे देश के जो फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो चेन बनी हुई है, पहले कंट्री का जो है हेड है वो AIFF, उसके बाद स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। तो हमारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, उसके बाद आपका जो भी स्टेट है, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन है CFA, और CFA के अंडर यहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें हमारी रायगढ़ DFA भी है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन। और उसके बाद जो है वो उस एसोसिएशन के अंदर सारे क्लब्स हैं, और उसका रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो ऐसा है कि जब भी आप कोई क्लब बनाते हैं तो पहले आपको डिस्ट्रिक्ट के थ्रू वो उसका रजिस्ट्रेशन जाएगा। पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा जो है डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद फिर आप अप्लाई, वो वहाँ से डॉक्यूमेंट जाते हैं स्टेट बॉडी पे, वहाँ से अप्रूवल मिलता है, उसके बाद वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन चले जाते हैं। तो वहाँ से आपका क्लब रजिस्टर्ड हो जाता है। अब वो क्लब रजिस्टर्ड होने के बाद फिर आपका एक प्रॉपर अकाउंट बन जाता है उस हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अंडर में, और उस अकाउंट के थ्रू आप एक प्रॉपर ऑफिशियल क्लब हो जाते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये बहुत मतलब अच्छा ये है। वैसे ही चारों तरफ है, और फुटबॉल जो है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे फेमस गेम है, और बहुत सारी कंट्रीज़ खेलते हैं, लोग बहुत एंटरटेन होते हैं, जो भी ऑडियंस या जो फैंस हैं वो बहुत एंटरटेन होते हैं उसके लिए। सो सर, जैसे अगर किसी को अभी फुटबॉल में अपना करियर बनाना है, सो ग्रास रूट लेवल से नेशनल लेवल के क्लब में खेलने तक उसका प्रोसेस के बारे में बताइए। देखिए, क्या था इंडिया में जो है वो स्टार्टिंग से ही सारे गेम्स हैं। मतलब मैं आपको फुटबॉल के साथ साथ और भी गेम्स, क्योंकि जो भी आपका ये पॉडकास्ट सुन रहा है उसको पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली अगर वो किसी और गेम से है तो उसको क्या करना है। इसको ऐसे रखते हैं कि अगर किसी को किसी भी स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है तो जो ग्राउंड लेवल से एक नेशनल लेवल तक प्रोसेस। देखिए, क्या होता है, ग्रास रूट लेवल जो है वो बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। हम अगर टारगेट करें स्टार्टिंग से ही कि अपने बच्चों को सीधे स्टेट नेशनल खिलाएंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है उस लेवल पे जाना।
स्ट्रक्चर सबके अलग अलग है हर गेम्स के। जैसे फुटबॉल का है तो फुटबॉल का स्ट्रक्चर ऐसा है कि क्लब से स्टार्ट होता है। पहले आप किसी भी रजिस्टर्ड क्लब में बच्चों को भेजिए, गर्ल्स बॉयज़ जो भी हैं, और जितनी कम एज में आप उनको भेजेंगे उतना बेहतर है। और पहले जो क्या था, पहले ये था कि अनऑफिशियल्स गेम बहुत थे और वो बच्चे खेलते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो बच्चे बहुत टैलेंटेड रहते हैं। जैसे हमारे जैसे जब थे हम स्टार्टिंग में, तब उस समय अनऑफिशियल फुटबॉल बहुत था। तो सुबह हमें जो भी कोचेज़ या सीनियर्स रहते थे बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। वो सुबह 4 बजे बुला लेते थे, बोलते थे कि ग्राउंड के 10 चक्कर 15 चक्कर मारो। उस समय जो भी ट्रेनिंग पैटर्न था उनका, उसके डिसिप्लिन के हिसाब से अगर आप लेट पहुँचे तो आपको उस दिन ग्राउंड से बाहर कर देते थे और बहुत मेहनत होती थी। तो वो इतनी मेहनत करने के बाद ही, क्योंकि वो अनऑफिशियल था, कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो उतनी मेहनत करने के बाद भी हमने, या इस तरीके का जिस खिलाड़ी ने भी वो पूरा ग्रास रूट से ऊपर लेवल तक खेला है अनऑफिशियल, तो उसकी पूरी मेहनत लगभग बर्बाद हो गई मेरे नज़रिए से। क्योंकि अगर वो एंटरटेन होने के लिए खेल रहे हैं तब तो ठीक है, मगर अगर कुछ ऐसा है कि फ्यूचर में उसका कुछ बेनिफिट ले सके तो उस हिसाब से वो बेकार होगी। इसीलिए अभी जो सिस्टम चल रहा है ऑफिशियल, अब तो जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है तो आपके फ़ोन्स पे सारे डिटेल आपको गूगल करने पे मिल जाते हैं, तो हर किसी को अब चीज़ें इजी अवेलेबल है। तो अभी जितने भी क्लब्स हैं या आपका डिस्ट्रिक्ट्स हैं अदर गेम्स के, तो वहाँ वो प्रॉपर आप पहले देखिए कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, स्टेट बॉडी में, नेशनल बॉडी में, या जो भी एकेडमीज़ हैं वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। फिर वो आपके बच्चे को ऑफिशियली प्लेयर के रूप में रजिस्टर्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे फुटबॉल में क्या होता है, जब आपका क्लब रजिस्टर्ड हो जाता है नेशनल बॉडी में, आपका अकाउंट बन जाता है, उसके बाद आपके पास जो भी प्लेयर खेलने आ रहे हैं उसको आपको रजिस्टर्ड करना होता है। बिना रजिस्टर्ड किए वो ऑफिशियल प्लेयर नहीं कहलाता है। और उसके रजिस्टर्ड होने के बाद आपके अकाउंट के अंदर उसका एक अकाउंट बन जाता है और उसको एक कोड जनरेट हो जाता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से। और थोड़े लिमिट टाइम के बाद वो जो कोड है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का, वो कोड जो है वो फीफा कोड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो बच्चा जो भी ऑफिशियल गेम खेल रहा है वो उसका अकाउंट है, वो उसमें ऐड होता जाएगा। तो ऑल ओवर जिस एज तक वो खेलेगा या फिर ओपन एज में आ जाता है तो वो उसके सारे रिकॉर्ड उसके अकाउंट्स में दिखेंगे कि उसने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ग्रास रूट लेवल पे तो उसने क्या, कहाँ से खेलना शुरू किया और अब वो कहाँ तक खेल चुका है। तो ये चीज़ डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले ज़रूरी है। रजिस्टर्ड एकेडमीज़, क्लब्स, एसोसिएशंस, और उसके बाद फिर हमेशा ये देखिए कि अच्छे कोचेस के अंडर वो ट्रेन हो। अच्छे कोचेस मीन्स क्या होता है कि आप हर जो भी एसोसिएशंस या क्लब्स एकेडमीज़ हैं उसमें जो कोच ट्रेनिंग दे रहे हैं उनकी मेंटलिटी अलग होती है। जैसे कि एजुकेशन जो है ना, आप देखिए जो भी टीचर्स होते हैं वो जब वो वेल एजुकेट होते हैं तो वो प्रॉपर पढ़ाते हैं, है ना। आप किसी भी वर्किंग पर्सन को टीचर आप बनाएंगे तो उसका असर अलग होगा बच्चों में। तो हर स्पोर्ट्स जो है उसमें आपके जो भी कोचेस बनना चाहते हैं उनके लिए अलग अलग तरीके से कोर्सेज होते हैं। ओके। वो कोर्सेज करने के बाद वो कोचेस बनते हैं। तो जब वो उस चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो उस तरीके से जब वो अपना ग्राउंड पे आके परफॉर्म करते हैं, बच्चों के ऊपर जो वर्किंग करते हैं, तो वो फिर वो बच्चों का डेवलपमेंट उतना अच्छा होता है उसमें। तो ये जो बेसिक चीज़ें इसको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप उनको आगे बढ़ना है तो फिर आपका जिस क्लब में बच्चा खेल रहा है, एकेडमी में खेल रहा है, उसका लेवल क्या है वो देखना पड़ेगा। वहाँ से कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है वो देखना पड़ेगा। तब जाके आप बच्चे को वो प्रिपरेशन मिलेगी कि वो आगे तक नेशनल क्लब तक जा सके। ओके। जैसे हमारे पास जो एकेडमी है, हमने अभी रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है, एक एक्रेडिटेशन होता है अलग से कि आप प्रोफेशनल खेलना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो उसके कुछ नॉर्म्स हैं, तो वो नॉर्म्स के थ्रू आपको
ग्राउंड डेवलपमेंट हो गया, स्टाफ हो गया, जो ज़रूरी स्टाफ है वो चाहिए, प्रॉपर ऑफिस चाहिए। तो अगर हमारे पास वो एक्रेडिटेड एकेडमीज़ हैं तो वो डायरेक्ट क्या करते हैं, प्रोफेशनल खेलते हैं। प्रोफेशनल में अंडर एज के प्रोफेशनल मैचेस होते हैं, आपका अंडर 13 के, अंडर 15 के, आपका अंडर 18 के मैच होते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी किसी एकेडमी से या क्लब से डायरेक्ट मिल रही तो बहुत अच्छा है। या फिर आप एकेडमी या जो क्लब है वो स्विच भी कर सकते हैं। हर जगह जिस एकेडमी में भी खेलेंगे तो वहाँ पे 1 साल का कंसर्न फॉर्म जो रहता है वो साइन करना रहता है। तो नेक्स्ट ईयर आप चाहें तो आप किसी और एकेडमी में या क्लब में स्विच हो सकते हैं। आप उसकी प्रोफाइल देखिए, अगर वो आगे खेलने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो वो उसके लिए कई चीज़ें हैं। या तो आप वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन करा लीजिए और पैड कीजिए। कई एकेडमीज़ क्या होता है, ट्रायल्स लेते हैं और ट्रायल्स लेने के बाद वो स्कॉलरशिप्स देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है उसमें बच्चों के लिए। उसको देखते हुए आप फिर नेशनल लेवल तक की या नेशनल टीम तक जा सकते हैं। उसमें स्काउटिंग्स प्रोग्राम चलाते हैं आपके जो नेशनल टीम के जो सेटअप्स होते हैं उसमें। तो स्काउटिंग प्रोग्राम के थ्रू वो हर जगह जाके मैच देखते हैं और वहाँ से बच्चों को नेशनल टीम के लिए सेलेक्ट करते हैं। तो ये ग्रास रूट से वहाँ तक है। बस इसमें मेरी रिक्वेस्ट, जो भी पेरेंट्स बच्चों को स्पोर्ट्स में लाना चाह रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जितने मिनिमम एज से अगर वो स्पोर्ट्स में डालेंगे बच्चा उतना अच्छा डेवलप होगा। और डाउट मत रखिए दिमाग में कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह पे है, मगर हम समझ नहीं पाते हैं या हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं इंडिया के फर्स्ट बैच से आया, जो फुटबॉल मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स है उसमें। तो मैं क्या करता था, मैं ढूंढता था कि भाई मुझे करना है, ऑफिशियली करना है, तो मुझे कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कैसे मैं आगे जाऊँगा। तो वो मैंने ढूंढा। तो वैसे ही अब स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं इंडिया के अंदर। आप ढूंढेंगे तो आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ये हो सकता है शायद सर कि जैसे स्कूल कॉलेज में जो सब्जेक्ट्स हमको पढ़ाया जाता है उसके अकॉर्डिंग करियर चूज़ करने के लिए वहाँ पे सजेशंस मिलता है, गाइडेंस मिलती है। स्पोर्ट्स को एज ए करियर वहाँ पे नहीं सिखाया जाता, उसके लिए आपको अलग से फाइंड आउट करना पड़ता है। सो आपका जो एकेडमी है, आपके जो क्लब है, वहाँ पे 6 साल से 15 साल के बच्चे ट्रेन करते हैं फुटबॉल के लिए। ओके, सो 6 साल से 15 साल के बच्चे खुद तो डिसीजन नहीं लेते हैं अपने करियर के लिए। सो आप पेरेंट्स को कैसे समझाते हो? देखिए क्या होता है ना कि आप जब टीवी पे जो भी स्पोर्ट्स आता है तो आप उसको एंजॉय करते हो, क्रिटिसाइज़ करते हो, सारा कुछ करते हो। अगर ओलंपिक चल रहा है तो आप बॉक्सिंग भी देख रहे हैं, आप वेट लिफ्टिंग भी देख रहे हैं, आप रिले रेस भी देख रहे हैं, आप 100 मीटर भी देख रहे हैं, बैडमिंटन भी देख रहे हैं। तो जो और अभी जेवलिन देखते हैं बहुत ज़्यादा, नीरज सर के लिए। तो लोग इन्जॉय करते हैं। अगर परफॉर्मेंस अच्छा गया तो सोशल मीडिया पे धड़ाधड़ पोस्ट आते हैं कि गोल्ड जीता नीरज सर ने, साइना ने, पीवी संधू ने और मीराबाई चानू ने। तो हम बहुत इन्जॉय करते हैं, ठीक है। और जो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं करते उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अरे यार ये मेडल नहीं जीत पाए, ये नहीं हुआ। क्रिकेट में करते हैं तो आप इन्जॉय कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, मगर वो जितने प्लेयर्स वहाँ पे खड़े हैं तो वो किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी के थ्रू ही गए हैं। तो पेरेंट्स को क्या होता है ना, ये कोर्सेज जो स्कूल में हैं वो तो एजुकेशंस हैं, एकेडमीज़ हैं, और अभी तो फिज़िकल एजुकेशन में से चालू हो गया स्कूल में, मगर एकेडमिक में और प्रोफेशनल में बहुत डिफरेंस है। तो प्रोफेशनल के लिए आपको तो कहीं ना कहीं किसी क्लब एकेडमीज से जाके जुड़ना ही पड़ेगा, मगर बिलीव रखना पड़ेगा आपको कि हाँ इसमें भी आगे जाके बच्चा कुछ अच्छा करेगा, तभी होगा। नहीं तो क्या है कि स्कूल्स और इसके आप सोचेंगे कि प्रॉपर एजुकेशन के थ्रू जाए या ऐसा हो वैसा, तो वो उसका क्या होता है, जो सेटअप्स होते हैं ना, अब आपको किताबें पढ़ना है तो वो स्कूल है, तो आपको बच्चे को वहीं एडमिशन कराना रहेगा, ठीक है। और आपको अगर स्पोर्ट्स में जाना है तो स्पोर्ट्स के स्कूल समझ लीजिए, एकेडमीज क्लब है, आपको बच्चों को वहीं भेजना पड़ेगा।
और समझने का ये है कि पेरेंट्स जब बिलीव करने लगते हैं, जैसे अभी हमारी एकेडमी से बच्चे जा रहे हैं बाहर, क्योंकि हम उनको जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है वो हमने अभी स्टार्ट किया है, तो रायगढ़ के हिसाब से थोड़ा सा हमारे पास रिस्पांस कम है। तो जिन पेरेंट्स को लग रहा है कि हमसे बात करते हैं, हमसे स्कोप पूछते हैं, हमसे सजेशंस लेते हैं, हम उनको प्रॉपर सारी चीज़ें देते हैं, इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं, तो वो जो पेरेंट्स है, अभी हमारे पास है हमारा एक बच्चा जो है अंडर 12 का बच्चा है, एज ग्रुप है, वो अभी कोलकाता फुटबॉल एकेडमी है कैलकाटा में, तो वहाँ उनने यहाँ से स्विच करके वो वहाँ चला गया क्योंकि उसको बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। तो पेरेंट्स ने हम पे बिलीव किया, हमारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया उनने। अभी एक बच्ची है, उसके लिए अब उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो भी आगे खेले। गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास कम है रायगढ़ में, तो वो भी हमने उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो भी अपनी बच्ची को एज ए प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर देखना चाहते हैं। उनके फादर भी पहले फुटबॉल खेलते थे, तो वो अभी उनके लिए हमने सर्च करके उनको दिया है कि कौन सी एकेडमी बेस्ट रहेगी या जो भी क्लब है, तो वो अभी उसको ये आफ्टर फाइनल एग्ज़ाम वो भी यहाँ से खेलने आगे चले जाएंगे। तो वो जो बिलीव है ना आपको, वो थोड़ा सा रखना पड़ता है। राइट। और ऐसे नहीं कि ब्लाइंड बिलीव कीजिए, ब्लाइंड मत कीजिए। आजकल जो मैंने पहले बताया ना कि इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन पे है, तो आप हमसे समझिए और उसके बाद फिर आप अपना भी जो थोड़ा सा सोर्स से यूज़ करके उसको देख सकते हैं आप आगे। क्योंकि स्कूल भी ऐसे ही है ना, कोई किसी ने बोल दिया ऐसे स्कूल में एडमिशन करा दो, उसमें करा दो, तो आप जाकर ब्लाइंडली नहीं कराते हैं, थोड़ा सा इधर उधर पूछते हैं, जो हमारी इंडियन ह्यूमन टेंडेंसी है, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो वैसे करिए, वो अच्छी चीज़ है, तो वैसे करके तो इस तरीके से हमारी रायगढ़ से भी बच्चे आगे जाना स्टार्ट किया। सो इसमें आपका जो एकेडमी है DAA एकेडमी एंड क्लब, वो कैसे वर्क करी है इस चीज़ पे? देखिए, इसका जो सेटअप सिस्टम है, पहला तो रजिस्ट्रेशन का है, वो मैंने आपको बताया, उस पर काम कर रहे हैं। और अगर प्रोफेशनल खेलना है अगर आपको, तो उसके लिए एक्रेडिटेशंस अलग होते हैं। उसके लिए आपको पूरा सेटअप चाहिए, जो उनका नॉर्म्स है, प्रॉपर ग्राउंड साइज़ चाहिए, ग्रास वाला ग्राउंड चाहिए, फिर उसमें सेफ्टी चाहिए, फिर आपको स्टाफ चाहिए, उसमें डॉक्टर भी है, फिजियो भी है, हेड कोच है, यूथ डेवलपमेंट कोच है, असिस्टेंट कोच है, आपका असिस्टेंट टीम मैनेजर है, फिर आपका ऑफिस मैनेजर है। तो ये पूरी टीम उसमें एक काम करने के लिए चाहिए। इस तरीके से आप एक प्रोफेशनल क्लब बन सकते हैं एक्रेडिटेशन करा के, और उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। आप रजिस्टर्ड करेंगे कि आपको अंडर एज के मैचेस खेलने हैं या आगे क्या करना है, तो अंडर 13 और 15 के लिए हमने अभी एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। हमारी वर्किंग में सबसे पहले यही है कि हम ग्रास रूट लेवल से काम कर रहे हैं। तो ग्रास रूट लेवल पे हम बच्चों को बहुत सारे जो है वो ऑफिशियल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। उसमें काम करने का तरीका ये है सर कि अभी जो हमारी एकेडमी में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो एकेडमी में एडमिशन ले रहे हैं तो उनको तो हम डायरेक्टली बता देते हैं और उन चीज़ों से जोड़ देते हैं। और जो नहीं ले रहे हैं वो स्कूल्स के बच्चे हैं, तो उनके लिए पूरे ईयर हम अलग अलग एक्टिविटी कराते हैं। जो ऑफिशियल एक्टिविटी है उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके कैरियर में काम आएंगे कभी भी। तो अभी हमारा सर इस तरीके से ही काम चल रहा है, और आगे हम तो सर बहुत बड़ी सोच लेके काम कर रहे हैं। आगे हम जो है वो छत्तीसगढ़ का बेस्ट जो क्लब है और वेल परफॉर्मिंग क्लब है, उस पर हमारी सोच वहाँ तक की है। उसके लिए हमने तैयारी अभी से शुरू कर दी। जैसे हमारे जो कोचेज़ हैं, अभी कुणाल अग्रवाल है हमारे पास कोच, वो UEFA से उन्होंने लाइसेंस किया है, यूरोपियन कंट्रीज़ से, और लाइसेंस कैटेगरीज होती हैं, तो वो अभी C लाइसेंस उनका है। वो उनका बहुत डिफरेंट स्टाइल है बच्चों को खिलाने का। तो वो मतलब जो एकदम मॉडर्न फुटबॉल जो अभी चल रहा है, जो आप लाइक अगर आप थोड़ा भी मैच में इंटरेस्ट रखते हैं तो टीवी पे जो क्लब मैचेस देखते हैं, तो वो थोड़ा वैसा माइंडसेट में बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं अभी। तो अभी सर वर्किंग ऐसे ही चल रही है फ़िलहाल तो,
और हम उसमें थोड़ा सा और फ्यूचर में जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे, मतलब हम अभी भी पूरी तरीके से वर्किंग में नहीं आए हैं, हमारे पास भी बहुत सारी अभी चीज़ें बची हुई है, तो हम उसको अभी ट्राई कर रहे हैं सर। तो अभी जो स्टार्टिंग के लिए है वो हमारा बहुत अच्छा है सर। ग्रेट सर, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, छत्तीसगढ़ में लोगों का माइंडसेट क्या है स्पोर्ट्स को लेके एज ए प्रोफेशन? सर माइंडसेट तो बहुत अच्छा है, मगर बस ये है कि एज ए प्रोफेशन नहीं है। अनऑफिशियल स्पोर्ट्स आप देखिए तो पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़बरदस्त है। आप फुटबॉल को ही ले लीजिए तो ये समझिए कि जितने भी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे फुटबॉल तो ज़बरदस्त है। एक टूर्नामेंट होता है तो सर आपको मतलब नंबर ऑफ़ टीम्स आ जाती हैं, बहुत सारी टीमें आती हैं। और ये समझिए अनऑफिशियल फुटबॉल का जो सीज़न है वो लगभग 5 महीने तो बहुत मैचेस होते हैं, तो माहौल तो बहुत अच्छा है, बस उसको ऑफिशियल में कन्वर्ट करने का है। टैलेंट भी बहुत अच्छा है। जैसे आप अभी अगर नॉर्थ ईस्ट का आप थोड़ा बहुत भी नॉलेज अगर आपको है या जो भी सुन रहे हैं उनको है, तो आप अभी देखिए कि नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं या फुटबॉल प्लेयर्स हैं, गर्ल्स या बॉयज़ जो भी, वो पूरे इंडिया में खेल रहे हैं, क्योंकि वहाँ ऑफिशियल स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया है। तो वहाँ से आपका पूरे भारत देश में कोई भी क्लब्स है, कोई भी एकेडमीज़ है, वहाँ पे आपको 50% बच्चे नॉर्थ ईस्ट के मिलेंगे। तो वैसा ही, और वेल परफॉर्मिंग होते हैं, वो बहुत मस्त परफॉर्म करते हैं। आप देखेंगे तो उन पे दिखता है, तो उनको क्या है, गेम अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिलती है ऑफिशियल गेम की वजह से। तो इस वजह छत्तीसगढ़ में तो है बहुत ज़बरदस्त, और उस बस वो ऑफिशियल होने की देरी है। और छत्तीसगढ़ में सर अभी बहुत अच्छी बात ये है कि जो हमारा स्टेट फेडरेशन है वो अब प्रोफेशनल फुटबॉल की तरफ एक्टिव होकर काम कर रहा है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में अभी आप देखेंगे तो हमारी 2 टीमें जो हैं वो अभी 3rd डिवीज़न जस्ट ख़त्म हुआ सर। तो वो 3rd डिवीज़न में एक रामकृष्ण मिशन नारायणपुर का क्लब खेल रहा था प्रोफेशनल इसमें कंपटीशन में, और एक न्यू फ्रेंड्स क्लब करके खेल रहा था वो सर दंतेवाड़ा का क्लब खेल रहा था। बहुत ज़बरदस्त सुनने ही खेला सर। और जो हमारे जो छत्तीसगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन लीग्स वगैरह करा रहा है, उसकी वजह से भी जो भी बच्चे ऑफिशियल गेम में आ रहे हैं उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है। एक बलौदा बाज़ार है, हमारे शायद चापा के आसपास का कोई शहर है, वहाँ एक बच्ची है किरण पिस्दा करके, वो अभी अंडर एज ग्रुप की बच्ची है, लाइक वो अंडर 18 या 19 के आसपास है। ओके। उसको सर बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। उसने पहले क्या हुआ, या हमारा जो स्टेट लीग होता है गर्ल्स का वो खेला, उसके बाद वहाँ से उसका सिलेक्शन हुआ सर, जो इंडिया का बड़ा क्लब है केरला ब्लास्टर, वो ISL खेलता है। ओके। तो उसकी गर्ल्स टीम में उसको मौका मिला, वो वहाँ गई। वाह। उसका वहाँ पे जो उनके स्टेट लीग्स होते हैं उसमें वो खेल रही थी, तो वहाँ उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा गया। तो अभी मुझे पता चला है कि उसको क्रोशिया के क्लब ने साइन किया है। वाह। तो एक बालोदा बाज़ार जो एक ऐसा एरिया है जो मेरे ख्याल से इंडिया के नक्शे में किसी को बोलेंगे तो ढूंढने में टाइम लगेगा, मगर वो उसने थोड़ा सा ऑफिशियल फुटबॉल में आई और उसको अपॉर्चुनिटीज़ कंटिन्यू मिली। आज वो क्रोशिया में है, एक नॉर्मल फैमिली की लड़की है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत पैसे खर्च कर सकते थे, एक नॉर्मल है। बस उनके पेरेंट्स का माइंडसेट क्लियर था कि हाँ भाई आपको जो करना है आप करो, जितना आप आगे जाना चाहते हो जाओ। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ लेते गए ऑफिशियल फुटबॉल के थ्रू। तो ऐसे करके सर स्कोप तो सर अब आ रहा है। तो बस ये है कि जितने भी अनऑफिशियल फुटबॉल है उसको बस ऑफिशियल होना चाहिए। सर ग्लोबली देखें तो फुटबॉल टॉप पे है स्पोर्ट्स में, इंडिया में भी अभी ग्रो कर रहा है। सो जो लीग स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि भारत में कितने लीग्स हैं, कितने टीम्स खेलते हैं, इसके बारे में बताइए। सर अभी एक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का एक विज़न आया लास्ट ईयर, जो हमारी नई बॉडी आई है इलेक्ट होके, उनका विज़न है 2047 का। तो उसमें जो पहले जो होती थी वो केवल टॉप लीग्स होती थी, और अभी वो चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं।
अब क्या हो रहा है कि उन्हें एक प्रॉपर चेन लिंक कर रहे हैं। पहले क्या होता था, ग्राउंड से सीधे टॉप लेवल पे जाना रहता था, बीच का कुछ नहीं था, उसमें जो लोग भी खेलने जाते थे। अब क्या होता था, जैसे रायगढ़ में जो है, यहाँ का फुटबॉल अलग है, यहाँ का एक्सपीरियंस अलग है। अब यहाँ का प्लेयर यहाँ पे उसने एक राउंड खेला, यहाँ से क्वालिफाई किया और सीधे टॉप लेवल पे चला गया वो, और टॉप लेवल पे वहाँ पे फुटबॉल और अलग है। ओके। तो वो प्लेयर का एक्सपीरियंस जो यहाँ का है वो लगभग उसको फील होता था ये तो जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो अलग ही फुटबॉल चल रही है जी। तो उस पर क्या होता था, बहुत सारे जो टैलेंटेड प्लेयर हैं उनको मतलब जो परफॉर्म करना चाहिए नहीं कर पाते थे। तो अभी जो नई बॉडी आई है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, उनने अभी लीग सिस्टम को और अच्छा किया है। हम एकदम ग्रास रूट लेवल पे अगर आएंगे सर, तो पहले चलता था आपका बेबी लीग्स चलते थे, उसमें अंडर 6 से लेके अंडर 12 तक के बच्चे खेलते हैं, पूरा लीग सिस्टम रहता है वो। ओके। और उसमें ये नहीं है कि आपके कहीं पे आप ट्रेनिंग ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, उसमें ये है कि आप खेलना चाहते हैं आके आप खेलिए फ्री माइंड से। उसमें हार जीत से ज़्यादा बच्चों को फुटबॉल से कनेक्ट करना और उनका जो रियल टैलेंट है उसको डेवलप करने का इंटरेस्ट रहता है उसमें। और लगभग एक एक टीम को ये समझिए कि अगर एक राउंड का लीग है तो 7-8 मैच खेलने को मिलता है। वो टीम के ऊपर डिपेंड होता है कितनी टीम रजिस्टर्ड हुई है। तो एक ये अच्छा उनको माहौल मिल जाता है, कंपटीशन मिल जाता है। उसके बाद सर अंडर एज ग्रुप है। अंडर एज ग्रुप में अभी क्या किया है, अब एफएफ बोल रही है कि आप पहले डिस्ट्रिक्ट लीग कराओ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लीग में आपके क्लब्स वगैरह खेलने चाहिए। तो ये ग्रास रूट की एक लीग हो गई अलग, अब वो ब्लू कप्स हो गया है, सिस्टम वही है खेलने का। तो वहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया। उसके बाद अंडर एज ग्रुप में आएंगे तो जो डिस्ट्रिक्ट लीग है वो करानी है, तो वो डिस्ट्रिक्ट लीग वो कराएंगे। वहाँ पे वो राउंड 1-2 अगर रहेगा तो जितने ज़्यादा मैचेस होंगे वो वहाँ खेलेंगे। उसके बाद स्टेट में आपको लीग खेलना है, तो ये चैन देखिएगा कहाँ से जा रही है। स्टेट में लीग खेलना है तो स्टेट में आपका 13, 15, 18, अभी तो हमारे यहाँ शायद 17 की चालू होने वाली है लीग। 13, 15 अभी नहीं है, तो वो मगर वो हो जाएगी। तो सर वो अंडर 17 की लीग है वो खेलो, आप स्टेट में जाकर वो लीग खेल लो, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा और अच्छा है। उसके बाद फिर आप जोनल लीग पे चले जाओ, फिर आप जोनल लीग खेलो। आप जोनल लीग खेलने के बाद फिर आपको ग्रुप लीग खेलना है। ग्रुप लीग खेलना है जिसमें उसमें आपका जो जोन वाइज और है वैसे रहता है। फिर उसके बाद फिर आप आगे जाओगे तो फिर वो नेशनल लीग आएगी, जिसमें पूरे इंडिया के क्लब्स जो जो विनर है वो आएंगे। तो नीचे से ऊपर तक एक्सपीरियंस बच्चों का अच्छा जाता है, जो भी प्लेयर्स हैं उनके एक्सपीरियंस अच्छे जाते हैं। तो इस तरीके से है। अब उसको कैटेगरी वाइज इनने बनाया हुआ है ये जो सारा है। तो अंडर 13 और 15 और 17 की लीग को अलग कर दिया इनने, ये एज ग्रुप की होगी लीग। और उसके बाद आप सीनियर्स में जाएंगे मेंस में, तो उसका भी सेम अभी इनने किया है। आपका डिस्ट्रिक्ट लीग, आपका स्टेट लीग, स्टेट लीग के बाद जोनल लीग, जोनल लीग के बाद फिर सर अभी उनने चालू कर दिया 3rd डिवीज़न, एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए बच्चों को। 3rd डिवीज़न हो गया। 3rd डिवीज़न के बाद वहाँ से अगर आप विनर होते हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर आप 2nd डिवीज़न के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। 2nd डिवीज़न से क्वालिफाई होने के बाद अगर वहाँ पे अगर आप जीतते हैं तो फिर आई लीग में क्वालिफाई हो जाते हैं, जो इंडियन लीग है। ओके। तो ये पूरा उन्होंने लिंक चेन बना दिया। और आई लीग से अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो फिर आप जाते हैं इंडियन सुपर लीग में, ISL में। तो ये लीग सिस्टम बहुत अच्छा बना दिया। अभी एक्सपीरियंस भी आता है, थोड़ा हेजिटेशन भी नहीं रहता है कि हम यहाँ पे ये खेल रहे हैं और टॉप लेवल पे जाके खेल नहीं पाते हैं। उसके बाद वुमेंस में भी सेम है सर। वुमेंस में अभी तक क्या हो रहा था कि केवल IWL हो रहा था, इंडियन वुमेंस लीग, एक ही टूर्नामेंट हो रहा था। अब उसको क्या कर रहे हैं, IWL 2nd डिवीज़न में ले आए हैं। तो अब जो गर्ल्स है, गर्ल्स को भी उसी तरीके से स्टेट, अभी उसमें 3 ही हैं, तो स्टेट लीग आप खेलिए, उसमें अभी एज ग्रुप का नहीं किया हुआ है, केवल सीनियर वुमेंस का है। आप स्टेट लीग खेलेंगे, उसके बाद इंडियन वुमेंस लीग डिवीज़न 2nd में जाएंगे, वहाँ से क्वालिफाई होंगे तो फिर क्वालिफाई होकर IWL में जाएंगे। तो ये पूरा क्वालिफाई होना रहेगा। और इसके अलावा सर
एक्सपीरियंस के लिए अभी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो खेल एवं युवक कल्याण विभाग के थ्रू खेलो इंडिया की अपॉर्चुनिटी दे रही है। उसमें भी लीग्स आते हैं, तो उसमें गर्ल्स के लिए जो है वो एज ग्रुप है उसमें। ओके। तो वहाँ से जो गर्ल्स हैं वो एज ग्रुप में अपना खेल रही हैं, तो यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बाकी फिर सर और दूसरे ऑफिशियल्स अलग होते हैं, संतोष ट्रॉफी होती है वो थोड़ा अलग है, और स्टेट के चैम्पियनशिप्स होते हैं वो अलग है। तो ऐसे करके बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। और यहाँ से स्काउट होके बच्चे इंडिया टीम तक के लिए जाते हैं। कहाँ कहाँ आपको इंडिया जो ऑल इंडिया वाले आपको जज कर रहे हैं आपको पता नहीं चलता, तो वहाँ से आप अचानक पता चला कि आप नेशनल टीम के लिए जो है वो परफॉर्मेंस अच्छा है, तो आपको उन्हें स्काउट कर लिया है। ओके। तो ये पूरा अभी सर अभी सिस्टम है। बाकी जो लोकल मैचेस हैं वो चलते हैं, रजिस्टर्ड मैचेस होते हैं, ऑल इंडिया होता है, लोकल लेवल पे नॉकआउट होते हैं, तो ऐसा चलता है बहुत सारे। मगर मेन जो आपको लीग सिस्टम मैंने बताया, 3rd डिवीज़न मतलब स्टेट डिस्ट्रिक्ट लीग, स्टेट लीग, 2nd डिवीज़न, 3rd डिवीज़न सॉरी, 2nd डिवीज़न, आई लीग और ISL। और गर्ल्स का जो है वो स्टेट लीग, IWL 2nd, IWL ऐसा। तो सर इंडियन सुपर लीग ने भारत के फुटबॉल प्लेयर्स की क्वालिटी में क्या इम्पैक्ट डाला है? सर इंडियन सुपर लीग ये समझिए कि फुटबॉल सिनेरियो जो भारत का था उसको चेंज करने में बहुत हेल्प की है उसने। ओके। लीग सिस्टम तो पहले भी चल रहे थे। इंडिया के जो बड़े बड़े क्लब्स हैं, जैसे आप मोहन बगान लीजिए, ईस्ट बंगाल लीजिए, मोहन बगान को तो 100 साल से ऊपर हो गए, वो आज़ादी के पहले से वो क्लब है, तो ये पहले से खेल रहे थे। उनका फेन बेस भी बहुत अच्छा था। तो जो AIFF का जो टूर्नामेंट है आई लीग, वो उसमें खेलते थे, मगर वो प्रॉपर जो है वो पहुंच नहीं पा रहा था लोगों तक, आई लीग वगैरह। उसके कई रीजंस हो सकते हैं। जब इंडियन सुपर लीग आया तो उसने प्रॉपरली क्या हुआ कि एक जो कमर्शियल लीग होता है उस हिसाब से उसने अपने आप को प्रेजेंट किया। उसने प्रॉपर मार्केटिंग की, उसने प्रॉपर क्वालिटी पे थोड़ा फोकस किया, प्लेयर क्वालिटी पे, कोचेस क्वालिटी पे, और लोगों तक पहुंचाने में उसके टेलीकास्ट वगैरह है। तो फर्स्ट सीज़न जब हमने देखा था ISL को तो अच्छा था, मगर उतना इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि हमारा जो इंडियन फुटबॉल का जो गेम था वो उतना फील नहीं होता था। क्योंकि क्या होता है, यूरोपियन फुटबॉल आप देखते हैं ज़्यादातर, आप मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी हो गया, बार्सिलोना हो गया, आपका पेरिस सेंट जर्मन हो गया, इनके फैंस आपको गली गली में घूमते मिल जाएंगे उनकी जर्सी पहन के, मगर कोई भी इंडियन क्लब की जर्सी पहन के घूमते नहीं मिलेगा आपको। अब वो ये होता है ना कि उनको उसको वो एक तरीके से फेमस हो गया है, उनने सारी स्ट्रैटेजीज पे काम किया है एक कमर्शियल लीग को बढ़ाने के लिए। तो ISL ने सर वो किया, ये उनका 10वां साल है ISL का। अब अभी सर इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा क्या हुआ कि खेलने वाले लोग बढ़ गए, प्लेयर्स बढ़ गए, प्लेयर्स की होप बढ़ गई, और ऑफिशियल फुटबॉल को ग्राउंड लेवल तक लाने में ISL ने बहुत हेल्प की है। क्योंकि जब क्या होता है कि थोड़ा भी एक्साइटमेंट चीज़ें दिखती हैं तो लोग जुड़ते हैं उसमें, तो वो उसने एक्साइटमेंट पैदा किया। उसके लिए क्या था, लोगों ने सोचना शुरू किया, यार बताओ टीवी पे भी ज़बरदस्त मैचेस हमको देखने मिल रहे हैं। वो धीरे धीरे उसमें क्वालिटी सुधारी उनने। इस साल तो मैं देख रहा हूँ तो बहुत ज़बरदस्त ग्राउंड क्वालिटी सुधारी उनने, टेलीकास्ट की क्वालिटी सुधारी है। और सर एक्चुअल में जो प्रोफेशन बनाना है, देखिए प्रोफेशन बनाने का ये मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका जो बेनिफिट है वो आपको पैसे के में एक्सचेंज होके अच्छा मिले। ठीक है ना? क्योंकि ऑल ओवर हमको अगर लाइफ अच्छी जीनी है तो पैसा हमको चाहिए। तो सर ISL के स्टार्ट होने से सैलरी में बहुत इंक्रीमेंट हुआ। ओके। जो इंडियन फुटबॉल प्लेयर हैं उनको पहले लीग की स्थिति ये थी कि पर मैच के हिसाब से फीस मिलती थी, 5,000 10,000। वो साइनिंग सिस्टम कम था कि आपको पूरी ईयर की सैलरी हम दें। पर मैच के मिलते थे पैसे, पहले पर मैच मिलते थे। फिर वो साइनिंग सिस्टम थोड़ा सा ऐसा नहीं था कि आपको ईयर की सैलरी देंगे।
वो आई लीग में था पहले, जो अच्छे क्लब्स थे उनके पास, क्योंकि क्या होता है ना कि आपकी सारी चीज़ें रहती है, स्पॉन्सर्स कम है, उसमें तो सब कुछ आपको ही करना है। अगर आप एक क्लब चला रहे हैं तो सारे पैसे आपको ही लाना है और उसको ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपके स्टाफ में, प्लेयर्स में, सब कुछ। तो मार्केटिंग चाहिए उसके लिए प्रॉपर। तो वो चीज़ आईएसएल आने से थोड़ी मजबूत हुई है। आईएसएल आने से पहले क्या था, सैलरी एक तो ईयरली हो गई, सीज़न पहले सीज़न की होती थी, अब ईयरली हो गई कि आपको भाई, और प्लेयर साइनिंग जो है वो ईयर टू ईयर होने लग गए कि भाई किसी को 2 साल के लिए, किसी 5 साल के लिए साइन कर रहे हैं, तो वो उनकी सैलरी फिक्स हो गई, मतलब उनको सिक्योरिटी मिल गई समझिए। और स्टार्टिंग में सर जैसे 20 लाख रुपए मिनिमम सैलरी थी, फॉरेनर प्लेयर की 40-50 लाख रुपए मिनिमम सैलरी थी। अभी ये सर 10th ईयर्स है इसका। आप देखेंगे तो जो इंडियन प्लेयर है और यंग प्लेयर है, आपका 20 ईयर्स के हैं, 20 मतलब अंडर 25 ईयर के प्लेयर्स हैं, उनकी सैलरी ईयर की 4 करोड़ CR के ऊपर चली गई है। तो ये सर ये एक मतलब समझ में आया है कि स्पोर्ट्स में इतना पैसा इंडिया के अंदर भी मिल सकता था। पहले हम वो चीज़ क्रिकेट में ही देखते थे, जो IPL में चलता था, लोग एक्साइटेड हो जाते थे कि युवराज सिंह 16 करोड़ में उनको फ्रेंचाइजी ने लिया है। मगर अभी ये सर इंडियन फुटबॉल में भी चालू हो गया। और इंडियन फुटबॉल क्या सर, आप देखिए तो जितने भी स्पोर्ट्स हैं, कबड्डी है, खो खो है, बैडमिंटन है, उनके भी लीग्स चल रहे हैं, ये सब में हो गया है। तो जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ गई कि आप आराम से इसको प्रोफेशन बना सकते हैं। ओके। तो ISL का इम्पैक्ट तो सर बहुत अच्छा है। इंडियन फुटबॉल टीम भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि ISL में क्या होता है ना सर, आपको प्रॉपर स्टाफ मिलता है आपके लिए काम करने के लिए, कोचिंग स्टाफ मिल रहा है, सैलरी के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है, तो प्लेयर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो यूरोपियन फुटबॉल तो देखते हैं, और उसके साथ साथ हम इंडियन फुटबॉल भी देखना स्टार्ट कर दिया हमने, और मार्केटिंग प्रॉपर हो रही है। आई लीग की भी हो रही है, ISL की भी हो रही है। अभी सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी एशिया कप के लिए इंडियन फुटबॉल टीम गई है। तो इंडियन फुटबॉल टीम जो है, लोग एक्साइटेड हैं कि उनका परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा हुआ है कि हाँ 13 को ऑस्ट्रेलिया से मैच है, हम देखेंगे। वो एशिया अगर चैम्पियन होती है, नहीं तो अच्छा एक्सपीरियंस तो लेके आएगी। हमारे पास अभी जो वर्ल्ड कप है उसके क्वालिफायर राउंड चल रहे हैं, तो हमारा परफॉर्मेंस अभी तक का अच्छा है। जो ग्रुप स्टेज पे चल रहे हैं, हमारा अभी जो क्वालिफाई राउंड है उसमें हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है। अभी हमने कुवैत को हराया है ना, तो वो, और कतर से हम हार गए, मगर अभी भी स्थिति हमारी मजबूत है। अभी 2 मैचेस और, काफ़ी मैचेस और बचे हैं उसमें से, तो हम और आगे जा सकते हैं वर्ल्ड कप में। तो ये सारा इम्पैक्ट जो है वो ये प्रोफेशनल लीग्स के आने से हुआ है। तो उससे सर बेनिफिट बहुत हुए, और ऐसे लीग्स तो होने ही चाहिए हर जगह पे, ताकि सिक्योरिटी भी फील हो प्लेयर को। और प्लेयर का कैरियर जाने के बाद फिर वो कोच बन सकता है, उसके बाद अच्छा एक्सपीरियंस है पूरा। आप अदर यूरोपीय कंट्रीज देख लीजिए, अदर और जो है उस तरफ देख लीजिए, तो वहाँ ऐसे ही होता है। बड़ा एक्सपीरियंस लेके फिर जो प्लेयर है वो कोच बन जाता है, तो उसकी वैल्यू कम नहीं होती, वैल्यू बढ़ती ही जाती है। मतलब कि आप सिर्फ एक प्लेयर का रोल नहीं है आपका, उसमें और कैरियर के ऑप्शंस हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। मगर अभी तक जो देखते हैं ना सर, उसमें यह है कि बस प्लेयर को खेलते हुए देखते हैं, लोगों को उसके और आगे क्या क्या ऑप्शन से कुछ पता नहीं है। तो थोड़ा सा रहता है, और वो हिडन पार्ट रहते हैं सर। आपको ग्राउंड में प्लेयर खेलते दिखेंगे और कोचेस दिखेंगे, बस, और उसके अलावा कोई दिखता नहीं है। तो लगता है कि ये 2 लोग ही मिलके पूरी टीम चल रही है, मगर वैसा नहीं है। उसके पीछे पूरी टीम काम करती है, बहुत सारे लोगों की, तब वो एक टीम जो है, प्लेयर जो एक टीम बन के वहाँ पे ग्राउंड पे खेलते हैं। सर ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल भी हो सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट क्रिकेट है, और ये कहा जाता है कि क्रिकेट ने बाकी सारे स्पोर्ट्स को फेड अवे कर दिया या फीका कर दिया है। बट ये हर एक स्पोर्ट्समैन को जानने की ज़रूरत है इस बात को। सो कितनी सच्चाई है इस बात में सर? सर वो तो देखिए ना, क्या होता है कि अगर कोई आदमी आपको किसी चीज़ के बारे में गलत बार बार बोलेगा, तो आप उस चीज़ को गलत ही समझेंगे।
तो क्रिकेट के शायद यही हुआ है। जितना प्यार और सपोर्ट क्रिकेट को मिलता है उतना शायद किसी और स्पोर्ट को मिलता है। सर क्रिकेट ने वो चीज़ें अचीव की है ना, ओके। तब लोगों का प्यार है उनको लेके। और सर क्रिकेट ने कभी किसी गेम को दबाया नहीं। आप अगर सही नज़रिए से देखेंगे, आप उसको अगर एनालिसिस करते हैं, क्या हुआ कि जो भी घटना घटी 1983 में, जो जैसा हम पढ़ते हैं सुनते हैं कि क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत के आई, उसके बाद उसके हाथ कुछ नहीं लगा, मतलब उनको गिफ्ट देने या फीस देने तक के पैसे नहीं थे वहाँ पे। तो एक किशोर कुमार जी का शायद या लता मंगेशकर, मुझे ठीक से पता नहीं है, तो उनका शो कराया गया, वहाँ से जो पैसे है वो उनमें बांट दिए। ये घटना आप सोचिए। और अभी जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें जो इंडियन क्रिकेट का जो बोर्ड है BCCI, उसने 22,000 करोड़ रुपए की अर्निंग की है। तो आपको ये मतलब सबको सोचने की ज़रूरत है कि क्रिकेट ने किसी को दबाया नहीं है, उसने अपने आप को उठाया है। ओके। क्या हुआ, जैसा मेरा अपना मानना है, एक देखिए 2 वर्ड है, एक सेपरेट होकर आगे बढ़ना और एक डिपेंड होकर आगे बढ़ना। तो क्रिकेट ने अपने आप को सेपरेट कर लिया और उसने टारगेट कर लिया कि उनको आगे बढ़ना है। उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ बनाई बहुत सारे, मतलब क्रिकेट के बहुत सारे मैचेस होते थे, लोग इंटरेस्ट लेने लग गए, ठीक है। और उसको थोड़ा सा कमर्शियल किया उन्हें, प्रॉपर उन्हें ऐड देना शुरू किया और जो एक्साइटमेंट पैदा करे वैसे ऐड देना शुरू किया, ठीक है। प्लेयर को वैल्यूबल बनाया और BCCI ने लग के काम किया, तब आज वो इतने आगे हैं। अभी सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि ICC से भी ताकतवर BCCI है। आज उनके पास जितना पावर है वो उनकी अपनी मेहनत का नतीजा है। वो सेपरेट हुए, उन्हें इतने सारे क्रिकेट ग्राउंड्स बना लिया, अभी और बना ही रहे हैं। वो अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं कि भाई अगर इस स्टेट में कम अपॉर्चुनिटी है तो यहाँ पे हमने खर्च कर दिया, सेकंड कोई और ओपिनियन लेके वो दूसरे स्टेट पे जाते हैं। जैसे अभी आप हिमाचल वगैरह में भी शायद क्रिकेट ग्राउंड बना है, वहाँ पे वो बार बार उसको प्रमोट करते हैं कि ये बहुत सुंदर ग्राउंड है, ठीक है ना। अभी छत्तीसगढ़ में ये हवा चल रही है कि एक तो हमारा शहीद नारायण जी के नाम पे जो है वो स्टेडियम है, उसके अलावा एक और क्रिकेट स्टेडियम इंटरनेशनल बनेगा आपका यहाँ पे बिलासपुर में। ओके। और हर वो अपने जितने भी उनके रिलेटेड फेडरेशन है सबको चांस देते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में जो एक मैच हुआ T20 का ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो उनने अपने आप को बढ़ाया है। अब उसमें कई चीज़ें धुंधली हो जाएंगी तो वो क्या कर सकते हैं। उनने प्लेयर्स जो हैं, प्लेयर को वैल्यू दिया। आप देखिए उनके प्लेयर को ऐड मिलते थे, मतलब अर्निंग सोर्सेस क्रिकेट में बहुत पहले से शुरू हो गए सारे। और उनने अभी क्या किया, देखिए इतनी वैल्यू देते हैं प्लेयर्स को कि सचिन तेंदुलकर जब रिटायर हुए तो उसके साथ साथ उनने उनकी जर्सी को भी रिटायर कर दिया। तो आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, लोगों के इमोशंस जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। भले कितना भी किसी भी टीम से हारे क्रिकेट में, मगर मैच उन्हीं के साथ खेलते थे। मैं भी क्रिकेट के मैच देखता था। साउथ अफ्रीका के साथ 5 मैचेस की सीरीज चल रही है, हमको पता है कि वो हारेंगे, मगर फिर भी हम देख रहे हैं क्योंकि वो लगे हुए हैं उसमें कि यार ये वाला मैच जीतना है, ये वाला मैच जीतना है, ये वाला मैच। तो इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं ना। भारत का झंडा लहरा रहे हैं वहाँ पे लोग कि भाई ये हमारी टीम है, तो वो सब उनने अर्न किया है लोगों से, तब आज वो इतने बड़े हुए सेपरेट होके। और अदर स्पोर्ट्स में क्या हुआ है, अदर स्पोर्ट्स जो मेरा अपना मानना है, हो सकता है कि लोग इत्तेफाक रखें इससे, अदर स्पोर्ट्स जो हैं वो डिपेंड हो गए। हमारे खुद जो फुटबॉल फेडरेशन है, फुटबॉल फेडरेशन की ईयरली इनकम है 80 करोड़ ओनली, और वो पूरे देश को चला रहे हैं। और BCCI को आप देखेंगे तो कितना है, अभी उनने एक टूर्नामेंट से 22,000 करोड़ कमाए हैं।
तो लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट चलाएगी हर चीज़ों को, मगर आपको भी कुछ इनिशिएट लेने पड़ेंगे। तो ये जो फुटबॉल है, जो 2047 का जो एक नया अपने लिए मिशन बनाया है, एक विज़न बनाया है, तो उसमें टारगेट यही है कि इसको मजबूत किया जाए। तो हम क्रिकेट ने किसी को दबाया ये तो बोल ही नहीं सकते, आप खुद उठने की कोशिश करो। तो बाकी जो फेडरेशंस है ना, वो ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, ये तो एक सीखने की चीज़ है। अगर आप आज बड़े आदमी बनते हैं, बहुत सारे पैसे अर्निंग करते हैं, तो इसमें आपकी गलती थोड़ी है। मैं अगर हूँ तो मुझे सीखना चाहिए। मैं आपसे कंट्रोवर्शियली मैं दूसरों को बोलूँगा यार तोश बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो वो सही नहीं है ना। मुझे भी आपसे सीखना चाहिए कि कैसे आप बड़े बने और प्रॉपर चलना चाहिए। तो अब आप देखिए इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सियाँ लोग खरीदते हैं। अभी एडिडास ने उनको स्पॉन्सर किया है। एडिडास की जर्सी आप जाएंगे ना खरीदने, तो सर वो 2500 की है। जब फाइनल मैच चल रहा था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वानखेड़े स्टेडियम में, तो आपको वो ब्लू जर्सी के अलावा कोई जर्सी दिख रही थी? सॉरी, वानखेड़े में नहीं चल रहा था, अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चल रहा था। और उसकी कैपेसिटी इतनी बड़ी है, इतने सारे लोग बैठे हैं, तो वो 2500 रुपये जो है वो उसकी ऊपर जर्सी पहन के अपना इमोशंस शो कर रहे हैं कि भाई हमको इस टीम से प्यार है। तो आपको उतना कनेक्ट होना पड़ेगा लोगों से, उतने इमोशंस उनके अंदर लाने पड़ेंगे। लोगों को फुटबॉल से बहुत प्यार है, मगर वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो वो कनेक्ट आपको करना पड़ेगा ना कहीं आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी वो होंगे। तो ये सारे फेडरेशंस को सोचने की ज़रूरत है। अब फुटबॉल ने अभी ये 10 साल की जो जर्नी की है ISL की, तो उसमें क्या हुआ है, उसमें तभी तो हम इतना आगे बढ़ पाए क्योंकि लोग कनेक्ट होना शुरू हो गए। इतने सारे जो क्लब्स हैं बन रहे हैं, तो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो अब वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे ग्रोथ में फुटबॉल आया है। तो ऐसी ही चीज़ें, या तो आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि इसने हमको फेड अवे किया है या जो भी है, वो तो आपको खुद से आगे जाना पड़ेगा। तो ये सारे इनिशिएट जो फेडरेशन से हमको खुद लेना पड़ेगा। इसमें क्रिकेट की कोई गलती नहीं। क्रिकेट ने तो आपको नया रास्ता दिखाया कि भारत जैसे देश में जहाँ पॉलिटिक्स इतनी हावी है, वहाँ पे एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन भी इतना आगे जा सकता है कि पॉलिटिशियन को खुद इंटरेस्ट उस पर लेना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो हैं, हमारे गृह मंत्री जी जो हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं, वो उनको आना पड़ा उस स्टेडियम में उस मैच को देखने के लिए। राइट। जो फाइनल मैच था, हमारे प्रधानमंत्री जी को ड्रेसिंग रूम तक जाना पड़ा अपनी टीम से मिलने के लिए कि भाई आपका मोरल डाउन होगा तो पूरे देश का मोरल डाउन। मतलब वो कितना कनेक्टेड है, जो क्रिकेट है वो पूरे देश से कितना कनेक्टेड है। तो वैसा कनेक्शन हमको ही पैदा करना पड़ेगा। तो इंडियन फुटबॉल टीम में ये चीज़ हो रही है। इंडियन फुटबॉल टीम का एक वाकया है, लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप का क्वालिफायर राउंड चल रहा था, तो हमारे जो सुनील छेत्री हैं, हमारे कैप्टन हैं, लेजेंड हैं वो इंडियन फुटबॉल में, तो उनने हाथ जोड़ के एक वीडियो डाला था कि आप हमें क्रिटिसाइज़ कीजिए, आप हमें गालियाँ दीजिए, मगर सपोर्ट कीजिए। वो मैच देखने के लिए मैं रायगढ़ से कलकत्ता गया था। उसमें सर 80,000 की पब्लिक उस ग्राउंड में थी, उसकी कैपेसिटी जो है उसके हिसाब से। और सब जब एक बार चिल्ला रहे थे ना भारत माता की जय, तो वो प्लेयर्स का जो मोटिवेशन है, वो उनको जो मिल रहा था वो देखने लायक था। हमारी टीम 1-0 से पीछे हो गई थी, बांग्लादेश से मैच चल रहा था 1-0 से, मगर वहाँ पे जो बूस्ट कर रहे थे लोग, तो जब वहाँ पे इक्वल हुआ, हमारे डिफेंडर ने जब एक गोल मार के, एक हमें कॉर्नर मिला, एक गोल मार के जब वो इक्वल किया गोल स्कोर को, तो सर मैं मतलब लोगों के इमोशंस ये थे कि जर्सी उतार के लोग नाच रहे, इतना एंजॉय कर रहे, इतना सेलिब्रेट कर रहे उस गोल स्कोर को कि क्या बात है। मतलब मुझे भी मज़ा आ गया देख के। तो वो इसलिए अब फुटबॉल में ये काम स्टार्ट हो गया है ना। तो वो चीज़ें हैं। बैडमिंटन, लोग बैडमिंटन को बहुत पसंद करते हैं यहाँ पे भारत देश के अंदर। जैसे साइना नेहवाल ने वहाँ से ओलंपिक में मेडल जीता, तो लोग और कनेक्ट हो गए। तो वो भी अच्छा जा रहा है सर।
ओलंपिक बहुत लोग देखते हैं इंडिया में, ओलंपिक में भी जो डेवलपमेंट आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है अभी। तो गवर्नमेंट भी अभी थोड़ी आगे बढ़ी है, अभी जो नई गवर्नमेंट है इंडिया की, वो भी खेलो इंडिया के थ्रू नए प्लेयर्स को जो है वो ले के आ रही, टैलेंटेड प्लेयर को नई अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। तो ऐसा बहुत सारा काम अब चालू हुआ है स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप किसी को दोष मत दो, आप खुद आगे बढ़ने के लिए जो भी है उसमें लगो, और थोड़ा खुद से मेहनत करो। डिपेंड नहीं होना है कि गवर्नमेंट करेगी तो हम होंगे आगे, ऐसा नहीं है, हमें खुद से आगे बढ़ना होगा। जिस तरह से बीसीसीआई ने रोल मॉडल्स तैयार किए आने वाले मेरी नज़र में तो बीसीसीआई ने रोल मॉडल ही तैयार किया है। तो बाकी स्पोर्ट्स में इस चीज़ की कमी लगती है? हाँ, करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स, मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि जिस दिन मैं दुनिया से जाऊंगा उस दिन स्पोर्ट्स मेरे अंदर से जाएगा। तो आप सोचिए मैं कितना कनेक्ट हूँ स्पोर्ट्स से। तो अगर ये चीज़ आगे बढ़ी, आज मैंने अपना प्रोफेशन बना लिया तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और जब मुझसे मेरे दोस्त मिलते हैं तो सब बड़ी बड़ी जॉब में हैं, जब वो पूछते हैं तुम क्या कर रहा है, तो मैं बताता हूँ कि मैं तो ये कर रहा हूँ। तो वो उनके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, यार तू तो गजब काम कर रहा है भाई, जिस चीज़ को तू दिल से चाहता है तू वही कर रहा है, तू तो थकता भी नहीं होगा। हाँ भाई, मज़ा आता है, हम तो जितना मौका मिल जाए उतने देर काम करते, थकते भी नहीं हैं, डोमिनेट भी नहीं होते। कई चीज़ें जो हमारे साथ ऐसी हो जाती हैं कि लगता है कि यार ऐसा तो फील में आता है कभी कभी कि गलत प्रोफेशन तो नहीं चूज़ कर लिया। क्योंकि आप देखो तो बोलते हैं भाई ये इंजीनियर है, डॉक्टर है, इतने पैसे कमाते हैं। भले हम उनसे पैसे थोड़े कम कमा रहे हैं तो ऐसा फील सडन आता है। मगर जब वो आता है ना यार, ये मतलब दिल जब एंजॉय करता है ना उस चीज़ को, तो बड़ा मज़ा आता है। जब हम ग्राउंड पे बच्चों को ट्रेनिंग करते देखते हैं और वो हमारे अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो पेरेंट्स आते हैं वो हमसे कनेक्ट होकर हमसे बहुत सारी बात करते हैं एक्साइटेड होके, और जब मैच होता है, जब अपने बच्चों को चीयर करने आते हैं पेरेंट्स, तो अंदर से फीलिंग अलग आती है, मज़ेदार है सर वो। ग्रेट सर। कहते हैं ना कि जिस चीज़ में अगर आपको प्यार हो जिस चीज़ से, वो हमेशा आपके दिल के करीब रहती है और उसको आप ज़िंदगी भर करते हो, और वो अगर प्रोफेशन बन जाए तो फिर बात ही अलग है। वो तो सर खुशनसीबी है सर। ओके सर, इंडियन फुटबॉल वर्ल्ड कप में कब खेलेगी? कितने साल लगेंगे या कितने टाइम लगेंगे? सर मैं तो जीते जी, ये जो सपना है मेरे को लग रहा है मेरे जीते जी तो पूरा हो जाएगा। क्योंकि अभी जो इफ़ेक्ट अभी है इंडियन फुटबॉल का वो बहुत अच्छा है। और जितना हमने जो लीग वगैरह की बात की है, इसमें से जो अभी जो बाहर से भी कोचेस आ रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक्स जो हमारे प्लेयर्स सीख रहे हैं, और ग्रास रूट पे भी अभी ऐसा हो गया जो बड़े क्लब्स हैं, या हमें यहाँ आप देख लीजिए कि जो यूरोपियन फेडरेशन से जिनने, ये एसोसिएशन से जिनने लाइसेंस किया, वो हमारे कोच हैं। तो वो अभी हमारे छोटे एज के बच्चों को ही उस तरीके का फ़ुटबॉल सिखा रहे हैं जो वर्ल्ड में चल रहा है। तो ये मॉडर्न फुटबॉल जो है वो अभी हमारे इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, ग्रास रूट से लेके बड़े लीग्स तक के, तो अच्छे कोचेस के थ्रू मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है। और वैसे तो टारगेट 2034 का था, मगर थोड़ा सा टाइम और लग सकता है, मगर हम डेफिनेटली वर्ल्ड कप में खेलेंगे। और अभी एक अच्छी बात है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 2034 में 10 मैचेस ट्राई कर रही है कि वर्ल्ड कप के इंडिया के अंदर आ जाए, और उससे बेनिफिट्स ये होगा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप अच्छा हो जाएगा। तो आई होप कि 2034 के बाद का जो वर्ल्ड कप रहेगा, हमारी टीम प्रॉपर क्वालिफाई करके जाए उसमें। सर ISL से इंडियन फुटबॉल के कोचेस की क्वालिटी भी बढ़ी है? हाँ, वो जैसे बाहर के जो कोचेस आ रहे हैं ना, वो प्रॉपर एक बड़े सिस्टम में काम करके आ रहे हैं। वहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ है, आपको नई चीज़ें खुद से सोचनी पड़ती है, तो ये सब चीज़ें इसमें आ रही है अभी। तो हमारे जो असिस्टेंट कोच होते हैं, या जो अभी मतलब हमारा जो फेडरेशन है उसके थ्रू जो कोच बन रहा है, तो उनको अच्छी चीज़ें सीखने मिल रही है, और वो यहाँ आकर डिलीवर करते हैं, तो बहुत है। और अभी क्या होता है सर, बहुत सारे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं,
तो लोग कंटिन्यू उस चीज़ में कनेक्ट हैं, तो नई नई चीज़ें सीख रहे हैं बहुत सारी, और मॉडर्न फुटबॉल को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा, ये समझिए कि अभी डेवलपमेंट है कुछ इसका ऑल ओवर, मतलब किसी भी छोटी से छोटी जगह में भी जाएंगे तो आपको वो दिखेगा डेवलपमेंट। सर जैसे आपने बताया कि आपने फुटबॉल मैनेजमेंट की डिप्लोमा किया, सो इसमें क्या सिखाते हैं वहाँ? सर फुटबॉल मैनेजमेंट में एक्चुअली क्या होता है ना कि स्पोर्ट्स पे लोग समझते हैं केवल कोच और प्लेयर का काम है। तो मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था इंटरनेशनल आइडियाज़ के लिए, वो गवर्नमेंट के थ्रू हुआ था स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के ऊपर। तो सर जब आपका एक मैनेजमेंट जो पार्ट है वो अगर जुड़ जाता है किसी भी चीज़, तो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक चलती है। तो मैंने जो उस समय सीखा, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था जब मैंने वो कोर्स किया, कि मुझे तो लग रहा था कि कुछ अच्छा करना है ताकि मैं मैनेजमेंट में काम कर सकूं, मगर जब मैंने उस एजुकेशन को किया तब मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली, समझ में आई कि मुझे जैसे लोग MBA करते हैं, तो उस समय तो हमारे लिए वो बड़ी चीज़ होती थी क्योंकि सबको बड़ी पोजीशंस मिलती थी MBA करने के बाद। तो मुझे लगा यार ये तो फुटबॉल का MBA है। अब हम उसमें वर्ल्ड फुटबॉल को स्टडी कर रहे थे, उसमें आपका सेटअप सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्लब्स का या फिर एकेडमीज़ का, ठीक है। उसमें हमने ये सीखा कि भाई उस सेटअप सिस्टम में किन किन लोगों का पार्ट रहेगा, ठीक है। फिर मार्केटिंग पार्ट कैसा रहेगा, प्लेयर साइनिंग कैसी होगी, और फुटबॉल कैसे काम कर रहा है, अभी जो वर्ल्ड फुटबॉल है कैसे काम कर रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आई। जैसे हमें तो पता नहीं था कि अब रोनाल्डो इतना, क्रिस्टियानो जो है वो इतना वैल्यूबल प्लेयर है कि उसके पैर का इंश्योरेंस ही कई करोड़ है। अभी रिसेंट में कितना मुझे पता नहीं, मैं जब पढ़ा था 180 करोड़ के आसपास का एक पैर का इंश्योरेंस। हाँ, 180 करोड़ के आसपास। ओके। फिर उसमें सर जो प्लेयर साइनिंग होती है ऑफिशियली, जो हम जैसे प्लेयर्स को साइन करते हैं, वो क्या होता है, हमारे जो अभी जितना मैंने आपको बताया कि क्लब का रजिस्ट्रेशन हो गया, ये हो गया, वो सारी चीज़ें सर उस मैनेजमेंट का पार्ट थी। और तब जाके हम प्रॉपर, अभी हमारे जो एकेडमी काम कर रही तब हम उसको चला पा रहे, नहीं तो ये एकेडमी अगर हम चालू करते तो हम भी लोगों की तरह बोलते कि स्पोर्ट्स में कुछ नहीं रखा। उसका रीज़न ये है कि जब हमें कुछ समझने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता अगर मैंने ये एजुकेशन नहीं की होती तो। ओके। तो उसके वजह से एजुकेशन से जो मैंने सीखा वो आज मैं डिलीवर कर रहा हूँ। हमारे पास प्रॉपर ऑफिस है, ऑफिस के स्टाफ है, हमारे पास 3 कोचेज़ हैं, हमारे ग्राउंड का सेटअप बहुत अच्छा है, बच्चों के प्रॉपर ड्रेस हैं, ट्रेनिंग ड्रेस हैं, और जब भी टीम खेलने जाती है तो थोड़ा सा प्रोफेशनल फील होती है, लोग देखते हैं तो हाँ यार ये टीम थोड़ी सी सिस्टमेटिक है। बच्चों का माइंडसेट, बिहेवियर, वो सब कुछ दिखता है। तो वो एक एजुकेशन के बाद जो हमने सीखा एजुकेशन टाइम पे, वो उसका ही नतीजा है ये। तो वो मतलब ये प्रॉपर एजुकेट होके आने का फ़र्क है अभी जो है। तो मैनेजमेंट में मैंने यही सब सारी चीज़ें सीखी है। ग्रास रूट लेवल पे आपकी जो एकेडमी है उसके और क्या क्या चैलेंजेस हैं? सर चैलेंजेस तो देखिए हर काम में रहते ही है। क्या होता है, एक तो अभी हम यहाँ पे उतना स्कोप है नहीं, तो वो हम खुद डेवलप कर रहे हैं क्योंकि प्रोफेशनल स्पोर्ट समझना पड़ेगा अभी यहाँ पे। तो चैलेंजेस तो सबसे बड़ा यही आ रहा है हमारे पास, जैसे जो बच्चे आते हैं तो वो प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने नहीं आते, वो एंटरटेनिंग फुटबॉल खेलने आते हैं। और पेरेंट्स जो हैं उनको ये है कि फ़ुटबॉल से फ़िटनेस बहुत अच्छा रहता है, तो आप फिटनेस थोड़ा बच्चों का फोकस हो जाए और अच्छा हो जाए, इस वजह से भेजते हैं। तो वो प्रोफेशनल प्लेयर्स अभी हमारे पास कम है, तो हमारे लिए चैलेंजेस सबसे। और फिर क्या होता है, कई बार पेरेंट्स लाइट ले लेते हैं कि चलो यार आज ट्रेनिंग में नहीं गए कोई बात नहीं, मगर क्या होता है कि जैसे स्पोर्ट्स में मसल्स मेमोरी होती है ना, तो वो वीक होती है। आपको पता नहीं रहेगा कि आपके पैर की मसल्स को याद है कि आपने बॉल को कैसे टच करना है, तो जो गैप हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्रोफेशनल फुटबॉल में थोड़ी सी भी दिक्कत है।
बाकी एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स का भी सपोर्ट है, बस वो प्रोफेशनल फुटबॉल को अभी कम लोग समझ पा रहे हैं। ये हमारे लिए थोड़ा चैलेंज है कि सबको प्रोफेशनल फुटबॉल के बारे में थोड़ा समझाना है, वो मगर धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं है। अभी हमारे लिए अच्छी बात यह है कि 2 बच्चे जो है वो हमारे नेशनल खेले हैं, एक लड़की है, एक लड़का है, गोलकीपर है, और हमारी जो बच्ची है वो मिडफील्ड स्ट्राइकर है। तो वो लोग खेल के आए हैं, तो वो फेडरेशन के थ्रू खेल के आए, तो वो हमको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि ये है, तो अब समझने लग गए हैं कि स्कोप इसमें कैसा है, आगे कहाँ जा सकते हैं। सो सर, जैसे कि मैंने कहा था कि स्कूल और कॉलेजेस में स्पोर्ट्स को एज ए करियर नहीं सिखाते हैं वहाँ पे। सो स्पोर्ट्स में और क्या क्या जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ हैं और गवर्नमेंट इस पर क्या कर रही है अभी? देखिए क्या होता है कि स्पोर्ट्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, मगर आपको उसको पहले समझना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स किस स्पोर्ट्स में आप हो। ओके। मतलब जो उसके जो पाथवे हैं स्पोर्ट्स के, एक तो आपका स्कूल से जो होते हैं, जो SGFI या CBSE या ICSE के जो गेम्स होते हैं वो हो गया, और एक जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के जो गेम होते हैं जिसमें फेडरेशन के थ्रू जो होते हैं, जिसमें आप अपने नेशंस को, मतलब इंडिया को प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। मैंने क्या किया था कि एक बार मैं, हमारे जो सीनियर्स हमको सिखाते थे, तो मैंने उसको पूछा कि सर इतनी मेहनत करते हैं, सारा कुछ है, अगर मुझे इंडिया टीम से खेलना है तो कैसे खेल सकता हूँ? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी, मतलब वो बात ही पता नहीं था कि आप कैसे वहाँ तक जा सकते हो। तो मेरा रिसर्च वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद तो जो आपका फुटबॉल मैनेजमेंट है मैंने पहले किया, और उस चीज़ को समझने में मुझे थोड़ा समय लग गया कि किस तरीके से जा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने बहुत ही रिसर्च, मतलब समझिए कि 4 साल तक मैं यहाँ वहाँ घूमता रहा। मुझे काफ़ी जगह जाने का मौका मिला जो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए चाहिए। यहाँ तक कि सबसे बेहतरीन जगह जो थी वो थी IIT मैड्रास। वहाँ पे 4 डे का समिट था, तो वहाँ बहुत ही वैल्यूबल चीज़ें मुझे पता चली। तो इसका स्ट्रक्चर सर, पहले तो आप स्पोर्ट्स का जो है वो 2 वे है। पहला जो वे है सर वो स्कूल से है। तो एकेडमिक स्पोर्ट्स में अगर आपको रहना है तो उसमें आपको स्कूल के थ्रू डिस्ट्रिक्ट, आपका डिविजनल, स्टेट और नेशनल खेलना है, वो है। और आपके जो प्रोफेशनल वे है सर, प्रोफेशनल वे में आपको क्लब के थ्रू डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद फिर जो लीग्स हैं वो खेलने हैं सारे। लीग्स का सिस्टम जो मैंने आपको बताया वो सामने आपको पार्टिसिपेट करना है। और आप प्रोफेशनल वे से आप अपनी टीम को जो है, नेशनल टीम को, वो प्रेजेंट कर सकते हैं। आप उसमें स्काउट होके जा सकते हैं। स्कूल जो एकेडमिक वाला है, एकेडमिक वे से बहुत मुश्किल है। क्योंकि क्या होता है एकेडमिक वे में जो है वो एक ट्रेडिशनल जैसा सारा कुछ स्पोर्ट्स चलता है कि बच्चों को एक्सपीरियंस देना है, और बच्चे जो खेल रहे हैं उनको कुछ जो टैलेंट है थोड़ा उसको बेनिफिट मिल जाए, सर्टिफिकेट्स वगैरह काम आ जाए फ्यूचर में कभी। तो आपका अगर देखिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हैं वो दोनों में अलग अलग है। अगर आपको एकेडमिक स्पोर्ट्स में जाना है तो वहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है सर, वो आप BPEd MPEd के थ्रू जा सकते हैं स्पोर्ट टीचर बन के। यहाँ पे देखिए फ़र्क ये होता है कि वहाँ स्पोर्ट टीचर बोलते हैं। अब वो प्रोफेशनली किसी एक गेम को नहीं खिलाते, वो ऑल ओवर गेम्स वो खिलाते हैं। तो MPEd BPEd के थ्रू जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स अगर करना है सर, तो जो हमारे बड़े इंस्टीट्यूशन है स्पोर्ट्स से, जैसे LNIP है, पटियाला है, NIS पटियाला वगैरह जो है, तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म सर 6 वीक के कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, वो कर सकते हैं। और आपका NIS एक होता है सर, तो NIS को जो है वो कोच हम बोलते हैं, तो वो भी, मगर उसमें भी उनको नॉलेज जो है वो स्पेसिफिक एक, मतलब वो सारे गेम का नॉलेज उनको रहता है, स्पेसिफिक एक गेम का नॉलेज उनके पास ज़्यादा रहता है। तो वो पहले वो ये था कि NIS कोच ही सबसे बड़ा होता था, तब प्रोफेशनल फुटबॉल और प्रोफेशनल गेम का थोड़ा वो कम था, मगर वो बहुत वैल्यूबल कोच होते हैं जो NIS होते हैं। जैसे आप साइन वगैरह में जाएंगे तो आपको वही मिलेंगे। तो और जितने भी एथलेटिक्स वाले हैं
वो ये साई और इसके थ्रू ही ज़्यादा जाते हैं अभी जो ओलंपिक गेम्स खेलने के लिए। और सर ये जो है ये लोग आपका एकेडमिक जो है स्कूल है कॉलेजेस है इसमें वर्क करते हैं और वहाँ पे अपना प्रोफेशन जो है वो उसको स्कोप देते हैं, वहाँ पे जाके अपना सिखाते हैं, वहाँ से जो भी उनको फीस मिलती है वो फीस लाइक सैलरी मिलती है, तो एक वो साइड प्रोफेशन हो गया। स्कूल साइड पे जाएंगे तो केवल वही है। अगर आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में आएंगे तो हमारा जो सेटअप्स है तो उस सेटअप में बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है सर। जब मैं आईआईटी मद्रास में था तो उस समय मुझे बहुत लोगों को सुनने का मौका मिला। तो 2011 का जो वर्ल्ड कप इंडिया टीम जीती थी, तो उसमें जो लोग आए थे बीसीसीआई से जो उस समय वर्किंग उनके साथ कर रहे थे, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें उस समय पता चली। जैसे सचिन सर का जो टेनिस एल्बो है वो किसी फॉरेनर डॉक्टर ने कहा था कि उसे ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा, और सचिन सर का सपना था कि वो वर्ल्ड कप जीते, जब तक वो खेल रहे हैं तो कम से कम एक वर्ल्ड कप जीतने। वो सपना 2011 में पूरा हुआ। तो सर वहीं चेन्नई के एक कंडीशन कोच थे सर, जिन्हें उनको हेल्प की सर उस इंजरी से बाहर निकलने में। ओके। तो तब मुझे पता चला सर उसके अलावा भी बहुत सारे टेक्निकल्स जो डेवलपमेंट हो रहे हैं स्पोर्ट्स पे वो मुझे सुनने को मिली। वहाँ पे सर विश्वनाथन आनंद जी आए थे, स्टार स्पोर्ट्स की टीम आई थी जो टेलीकास्ट होते हैं मैचेस क्रिकेट फुटबॉल सबके, तो वो मुझे सुनने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। फिर ऑक्शंस जो आईपीएल वगैरह में होते हैं तो वैसा एक डेमो हमारे लिए बनाया गया था, तो हम सब ने पार्ट उसमें किया था। तो वहाँ जो 4 दिन का समिट था उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को समझने को मिला सर। तो इसमें सर प्रोफेशन जो है वो कोच का तो है ही है। जैसे हमारा फुटबॉल फेडरेशन है एएफएफ, तो एएफएफ के सर कोच अगर आपको बनना है तो उसके कोर्सेज होते हैं और उसकी कैटेगरीज हैं, और वो उल्टे नंबर्स में इसमें चलती हैं अल्फ़ाबेट्स में DCBA। फिर उसके बाद जो है वो प्रो वगैरह हो जाता है। उसमें एज वाइज कैटेगरी है सर कि अगर सबसे पहले जो डी है वो 5 दिन का कोर्स है, वो आप कर लीजिए। 5 दिन के कोर्स के बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, आप पास हो जाएंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट लाइसेंस मिल जाएगा। उसके बाद आप 12 ईयर तक के बच्चों को आप ट्रेनिंग करा सकते हैं। फिर उसके बाद सर आफ्टर 1 ईयर, मतलब जो गैप है वो 1 ईयर के आसपास मिनिमम 6 मंथ का है। उसके बाद आप सी में जाइए। सी जो है वो 10 से 12 दिन का होता है सर, और अभी उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, वो 2 पार्ट में उसको कर दिया उन्होंने। वो आप कराएंगे तो आप फिर सर 18 ईयर तक के बच्चों को आप ट्रेन करा सकते हैं। उसके बाद सर बी लाइसेंस होता है, वो बी लाइसेंस आप करिए। बी लाइसेंस से आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप स्पेसिफिक गोलकीपर कोच बनना चाहते हैं या आप जो फील्ड कोचेज़ हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। अगर आप स्पेसिफिक गोलकीपर बनना चाहते हैं तो वहाँ से ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद फिर आप ए लाइसेंस कर सकते हैं सर। ए लाइसेंस करेंगे तो जो आपको बड़े प्रोफेशनल क्लब्स हैं उनकी बड़ी टीमों को जो फर्स्ट टीम होती है उनको आप ट्रेन कर सकते हैं। उनके साथ आप उनके थ्रू आप मैचेस वगैरह जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा होता है सर प्रो लाइसेंस। ये सारा सर होता है। हाँ, और इनकी सैलरी भी जोरदार होती है सर। किसी भी एकेडमिक क्लब में आपकी क्वालिटी भी उसमें डिपेंड करती है, मायने रखती है। तो आपको 8,000 to 15,000 का जॉब आपके लिए अवेलेबल है। सी लाइसेंस में जाएंगे तो आपका 15 to 25,000 है, उससे ऊपर जाएंगे तो 40,000 तक के जॉब है। उसके बाद फिर आप जाएंगे तो 18,000, 90,000, 1 लाख के करीब है। प्रो में आप पहुंच गए तो आप लाखों में आप चार्ज कर सकते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे जो मेन है सर ये है, और अर्निंग भी बहुत अच्छी है सर। इसके बाद सर आप ऑफिशियल रेफरी बन सकते हैं। रेफरीज में भी हैं कि आप पहले डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, और फिर आप फीफा रेफरी हो गए तो उसमें भी आपको फ़ीस बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। पहले क्या था, ये पार्ट टाइम जॉब जैसा था। अब मगर क्या हो रहा है, फीफा ट्रेनिंग दे रहा है प्रॉपर, और ये आपका फुल टाइम जॉब जैसे हो जा रहा है रेफरीज का भी। ये है सर। उसके बाद सर जो एकेडमी के ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं उसमें सर आपके फिजियो हैं,
स्पोर्ट्स डॉक्टर हैं सर, स्पोर्ट्स डॉक्टर हैं सर। फिर आप मैनेजमेंट का पार्ट बन सकते हैं सर, आप एकेडमी मैनेजर वगैरह बन सकते हैं, आप टीम मैनेजर बन सकते हैं। उसके बाद सर जो इंजीनियरिंग वगैरह है, आपका स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग में अगर आप हैं तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स अभी आ रहे हैं मॉडर्न ट्रेनिंग के लिए। तो वो सब के लिए आप ये सब मतलब सर मैंने आईआईटी मैड्रास में सब बहुत सारी चीज़ें सीखी। अभी स्पोर्ट्स साइंस पे बहुत काम चल रहा है। जैसे आप बड़े बड़े जो प्लेयर्स देख रहे हैं ना, अभी रोनाल्डो जो है, क्रिस्टियानो, वो अभी 40 की एज में भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है और लास्ट 2030 ईयर में सबसे ज़्यादा गोल्स स्कोर किए उन्होंने, 50 गोल्स। वाह। तो वो इस एज में भी इतने फिट हैं और अभी उनको देख के लगता है कि वो 5 साल और खेलेंगे। इंडिया में भी वही एग्जाम्पल है हमारे पास, सुनील छेत्री साहब हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आप एज ए प्लेयर कैरियर ले सकते हैं प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में, एज ए कोच ले सकते हैं, एज ए रेफरी ले सकते हैं, ऐसे इसमें मैच कमिश्नर भी होते हैं सर जो रेफरीज के साथ वर्क करते हैं। आप मैच कमिश्नर ले सकते हैं, आप चाहें तो आप फिजियो ले सकते हैं, चाहे तो स्पोर्ट्स डॉक्टर ले सकते हैं, चाहे तो आप ऑफिस स्टाफ में ले सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप इंजीनियर हैं तो स्पोर्ट इंडस्ट्री के इक्विपमेंट्स में जा सकते हैं, स्पोर्ट शॉप खोल के जो उसमें जो हमारे इक्विपमेंट्स आते हैं फुटबॉल, वो आप सेल करने के लिए अपना स्पोर्ट्स शॉप्स ले सकते। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जॉब की और बहुत इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा मतलब यूपीएससी नहीं है, बहुत नॉर्मल है और अर्निंग भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप 15,000 खर्च करके प्रॉपर आपको नॉलेज है फुटबॉल का और आप कोच बन रहे हैं तो आपको कोई भी एकेडमी 8 to 15,000 पे करेगी मंथ की, तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी भी फटाक से आ गई। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं सर और बस ये थोड़ा जो सर्च करना है ना वही है। अगर सर्च करेंगे तो बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत इजी मिलेंगे, बहुत अच्छी अर्निंग है और सबसे अच्छी बात है कि आप उस एक्साइटमेंट को एंजॉय करेंगे जब मैच चलता रहेगा, जब आप एक कोच हैं वहाँ पे हैं। सर मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल क्लब के साथ काम किया है, तो जब मैं प्रोफेशनल क्लब के साथ, सर पूरी पब्लिक बैठी है स्टेडियम में, मैं ग्राउंड में बैठा हूँ, वो हमारे अपोनेंट को चीयर कर रहे हैं और हम अपनी टीम को पुश कर रहे हैं कि जीतना है, तो वो समय जो आपके अंदर रहता है ना वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ रहती है। तो आप स्पोर्ट्स से जुड़े प्रोफेशन को बहुत एंजॉय करते हैं। सर इस तरह के जो नॉलेज है स्कूल कॉलेज में तो सिखाई नहीं जाती, एंड पर्सनली मैं भी आज इतनी सारी चीज़ें आपसे मतलब सीखी, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब्स हैं और बाकी जो ट्रेडिशनल जो करियर्स हैं हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट बहुत कम है, वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ में मतलब ग्रोथ ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं जैसे आपने बताया। सो सिर्फ फुटबॉल में नहीं, मतलब और भी स्पोर्ट्स में सारी अपॉर्चुनिटी, सारे स्पोर्ट्स में बढ़ रहा है। ये जो चीज़ें हैं ये केवल फुटबॉल के लिए नहीं है। यही आपके लोकल एकेडमी में जो क्रिकेट्स है उसके लिए है, यही बैडमिंटन के लिए है, यही आपका कबड्डी के लिए है, यही आपका रेसलिंग के लिए, यही आपका हैंडबॉल के लिए, हॉकी के लिए, सब कुछ यही है। तो ये सारा कुछ मतलब हर स्पोर्ट्स के लिए, बस ये है कि आपको पॉजिटिव होके और कॉन्फिडेंस रख के आपको वहाँ पे जाना है। और क्या होता है कि आप अगर मान लीजिए आप कोच बन गए, ठीक है ना, तो आपको क्या है, आपको अगर कहीं एकेडमी नहीं है तो आप अपनी नॉन रजिस्टर्ड एकेडमी जो लोकल एकेडमी वो चालू कर लीजिए, तो आप वहाँ पे अपना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारी एकेडमी। अभी तो सर हम क्या है कि पहले जो प्रोफेशनल फुटबॉल का आपको मैं बता रहा था, इंडिया में जब अंडर एज की जो क्लब्स रहते थे और उनका एक्रेडिटेशन होता था प्रोफेशनल गेम के लिए, तो 12-15 क्लब्स होते थे और इस साल जो अप्लाई किए हैं वो 211 क्लब ने अप्लाई किया है सर। तो अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। और कई क्लब तो ऐसे हैं कि उनके पास कोचेस अवेलेबल नहीं हो पाए तो इसलिए उन्हें अप्लाई नहीं किया, नहीं तो ये जो नंबर्स हैं यार सर ये 350 तक जा रहा था। ओके। क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड्स आते रहते हैं, एक दूसरे से हम शेयर करते रहते हैं। तो 350 क्लब्स हैं और एक क्लब में समझिए कम से कम 3 कोचेस चाहिए। और ये ऐसे क्लब हैं जो एक्रेडिटेशन ले रहे हैं आपका प्रोफेशनल के लिए। और इससे कम से कम 3 गुने जो क्लब है वो जो केवल रजिस्टर्ड है वो होंगे। तो बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें।
एंड आई फील कि सर जो नॉलेज हमको स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती वो ऐसे पॉडकास्ट से इस तरीके के नॉलेज मिलती है। सर ये तो मतलब अब तो ऐसा हो गया ना, जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है बहुत सारी चीज़ें आपके पास आराम से आ जाती हैं। राइट। तो आपको अब ये है कि अब केवल लोगों को आगे बढ़ना है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपका जैसे ये पॉडकास्ट जो भी सुनेगा उसका थोड़ा सा क्लियर होगा, वो गर्ल्स हो बॉयज़ हो जो भी अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बॉयज़ ही कोच बनते हैं, गर्ल्स भी कोच बनती है। हमने रायगढ़ में जब कोच का यहाँ पे कराया था कोर्स, तब यहाँ पे गर्ल्स भी आई थी। उसमें हमारे जो 22 लोग थे, 22 में 5 गर्ल्स थी, और वो गर्ल्स अभी छत्तीसगढ़ में काम कर रही हैं। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, आप बस थोड़ा सा समझना है इस चीज़ को। और केवल देखिए, जैसे मैं पहले बोला था, ऑल ओवर आपका लास्ट जो है वो ये आता है कि आपकी सिक्योर अर्निंग होनी चाहिए, तो वो चीज़ इसमें आराम से है। ट्रेडिशनल करियर से ज़्यादा देखिए पैशनेट करियर है ये तो ट्रेडिशनल करियर जो है वो तो है। स्पोर्ट्स एक पैशनेट करियर है ना। आप दिन भर की, अगर अभी क्या हो रहा है कि जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं वो दूसरी जॉब करते हैं, मगर वो अभी एकेडमीज भी उन्हें लोकल लेवल पे एक रजिस्टर्ड एकेडमी चला रहे हैं। ओके। तो वो सर तुरंत अपने जॉब से आते हैं, फ्रेश होते हैं, और आधे घंटे के अंदर वो ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं। तो सोचिए, जो 10 घंटे काम करके आ रहा है, 8 घंटे 10 घंटे, वो आदमी थका हुआ नहीं होगा, डेफिनेटली थका हुआ रहेगा, मगर उसके बाद वो उतना ही फ्रेश, मतलब आप ग्राउंड जाएंगे तो उससे डबल पावर से काम कर रहे हैं वो। तो ये यार उनसे बात होती है, मुझे तो इसका नॉलेज है, फिर भी थोड़ा सा छेड़ने के लिए कि भाई इतने पैसे कमा के क्या करोगे, वहाँ भी काम कर रहे हो, यहाँ भी कर रहे हो। तो उनका कहना होता है, यार यहाँ के जो पैसे हैं ना, ये पैसे मायने नहीं रखते, यहाँ पे जो सुकून मिलता है और जो पैशन पूरा होता है वो मायने रखता है। okay. ऐसा है और अपने प्रोफेशन से ज़्यादा देर बात एकेडमी की होती है। जब उनके साथ बैठो तो एकेडमी में ये करना है, वो करना है, ऐसा करना, वो इस तरीके की बात होती है। और बाकी तो ये रहता है कि कभी पूछो ना, भाई तुम इंजीनियर हो और बताओ फैक्ट्री में कैसा चल रहा है, अरे यार ये सब बात मत करो यार। तो ये चीज़ भी सुनने को मिलती है उनसे। और स्पोर्ट्स की तो बात लगे रहते हैं, आज मेरा ये बच्चा ऐसा खेल रहा था, वो खेल रहा था। कभी हम फ्रेंडली मैचेस ले लेते हैं तो वो अलग मज़ा रहता है उसके डिस्कशन का। और इसमें टाइम लिमिट भी नहीं रहती, सुबह 6 बजे उनको जॉब पे जाना है और रात को 11 बजे तक बैठे हैं, डिस्कशन ही चल रहा है। तो इन्जॉय बहुत करते हैं सर लोग स्पोर्ट्स को। तो समझना चाहिए लोगों को कि ऑल ओवर पैसा भी है और पैशन पूरा होगा तो इन्जॉयमेंट भी है, और आपका इन्जॉयमेंट अगर है तो आप रिलैक्स रहेंगे हमेशा। ओके सर, आपसे बात करके भी मुझे ये पता चला कि आप भी स्पोर्ट्स, आपके बहुत दिल के बहुत ज़्यादा करीब है स्पोर्ट आपके लिए, ब्लड में है सर। ब्लड में। ओके। एंड बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिली सर आपसे, और ऑडियंस को भी आई होप बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली है। एंड ऑल द बेस्ट सर आपके लिए। एंड हम भी चाहते हैं कि आपकी एकेडमी, आपके क्लब से सर हमारे यहाँ के बच्चे भी निकले, नेशनल लेवल पे खेलें। एंड डेफिनेटली ये चाहते हैं कि जो वर्ल्ड कप भी खेलने वाली है इंडिया की टीम, आने वाले 10-15 साल, जितने भी साल लगेंगे, टाइम लगेंगे, उसमें यहाँ के बच्चे भी जाएँ छत्तीसगढ़ से। आई होप। एंड ऑल द बेस्ट सर आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। और हम सबको दिल से हर स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना है। मैं मतलब आपके थ्रू ये सबसे कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को सपोर्ट करना है, तभी हम बड़े लेवल पे भारत देश को, क्योंकि जैसे हम स्पोर्ट्स से जुड़ेंगे, देश से जुड़ जाएंगे, तभी हम भारत देश को स्पोर्ट्स में आगे ले जा सकते हैं। आपसे और बस बहुत सारे बातें करेंगे, बट अभी के लिए थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। एंड मैं तो ग्रेटफुल है सर आपसे बात करके। थैंक यू। मुझे भी मौका मिला आपके थ्रू कि वो जो बातें जो लोग नहीं जानते वो उन तक पहुंचा सकूं, तो मैं भी आपके सपोर्ट के लिए बहुत ही आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच एंड मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।